हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। वीकली टेस्ट रहेगा। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का जो पहला आर्टिकल है इसमें स्पेशली जो हमारी सिटीज़ है वो जो आपकी एयर पोल्यूशन को फेस कर रही है, जिसके वजह से आपके जो ह्यूमन हेल्थ है, एनवायरनमेंट का हेल्थ है, एनिमल हेल्थ है, उसके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है और इसका जो रिप्रकाशन है इन इकोनॉमी, इन सोसाइटी, इन कल्चर, उन सभी चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो ये आर्टिकल स्पेशली तो बीजिंग में जो पोल्यूशन हुआ था 2007 में, वही कंडीशन आज जो 2025 में दिल्ली में है, उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस इस आर्टिकल में है। तो वो कंपैरिजन है हम इसमें देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल को एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ों को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या लिया गया है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि 2007 में जब चाइना में एयर पोल्यूशन हुआ था तो वहाँ आपकी काफ़ी रोबस्ट तरीके से इसको हैंडल किया गया था। लेकिन इंडिया में हम अगर देखें तो इसको उस लेवल पे या फिर इतना क्विक मिटिगेट नहीं किया जा सक रहा है। तो उसका पीछे क्या वजह है? तो आर्टिकल का जो कोर थेसिस है वो ये बताता है कि बीजिंग का जो सक्सेस रहा है इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन वो कमेंडेबल है, वो सराहनीय है। लेकिन ये हम ब्लाइंडली इसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं ऑन दिल्ली और एनी अदर सिटी। क्यों? क्योंकि कुछ डिफरेंस हमारे और चाइना के बीच में है। तो पहला डिफरेंस जो है वो है पॉलिटिकल सिस्टम में। चाइना जो है वो ऑथोरिटेरियन है। तो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ भी पॉलिसी सडनली ले सकती है, उसमें आपका कोई डिबेट, डेलिबरेशन या फिर पब्लिक ओपिनियन मायने नहीं रखता है, चाहे उस पॉलिसी एडाप्टेशन में लोगों का कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। लेकिन जो एक डेमोक्रेसी होती है, जो हम हैं, तो हमारे देश में क्या है, किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑथोरिटेरियन तरीके से उसको टेकल नहीं कर सकती है। उसके लिए डेमोक्रेटिक डिस्कशन, उसके लिए आपका लॉ बनाना, उसमें डिबेट एंड डेलिबरेशन होना इन पार्लियामेंट एंड आफ्टर दैट उसको लिया जा सकता है। मतलब डेमोक्रेसी में जो प्रोसेस होता है इट रिमेन्स ग्रेजुअल, जबकि ऑथोरिटेरियन में क्या होता है, क्विक होता है, जिसमें लोगों की कोई इच्छा अनिच्छा को नहीं पूछी जाती है। दूसरा अगर देखें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, तो चाइना एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बियर करता है, जबकि इंडिया जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है। तो चाइना में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन हमारे देश में अभी जैसे दिल्ली में पोल्यूशन है, तो दिल्ली का पोल्यूशन में आप देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ है, दिल्ली गवर्नमेंट एक तरफ है, म्युनिसिपैलिटी एक तरफ है, फिर दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसमें स्टबल बर्निंग का जो इशू है फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा देन राजस्थान। तो इन स्टेट्स का अपना अपना गवर्नमेंट है, वो अपने तौर तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। दिल्ली अपने हिसाब से हैंडल करती है, सेंटर अपने हिसाब से हैंडल करती है। तो इसलिए जब फेडरल स्ट्रक्चर होता है तो एक तरह का पॉलिसी हम क्विकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट, बहुत ज़्यादा डेलिबरेशन के बाद ही वो पॉलिसी हम ले सकते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है वो है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी का। अभी चाइना जो है वो लगभग 15-16 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और हम हैं लगभग 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो उनका जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकली भी वो अपग्रेडेड है। तो इसीलिए जो बीजिंग का स्ट्रैटेजी है वो हम वर्थ नोटिंग है। क्यों? क्योंकि जो रीजनल कोऑर्डिनेशन है
तो BTH 3 जगह है, बीजिंग और TH मैं मिस कर रहा हूँ क्या था। तो ये 3 जगह का जो फ्रेमवर्क है वो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बना सकती है, जबकि हमारे फेडरल सिस्टम में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। फिर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन किया, कोल यूज़ के ऊपर इमिशन स्टैंडर्ड को सेट कर दिया। ओके, तो वो चीज़ हमारे देश में क्विक नहीं की जा सकती है, उसको ग्रेजुअली ही हमें शिफ्ट करना होगा। फिर रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया इन चाइना, बिकॉज कैपिटल ज़्यादा है उनके पास, दूसरा टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। तो उससे क्या हुआ, रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ तो पोल्यूशन कम हो गई। तो यही जो रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो हमारे देश में भी हो रहा है, लेकिन वो ग्रेजुअल प्रोसेस से ही होगा। वाई द मॉडल फेल्स फॉर इंडिया, दी कैनॉट फैक्टर्स। तो एक तो हमारे देश का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी हमने बताया कि हमारा देश का फेडरल स्ट्रक्चर है, चाइना सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। फिर मैंने ऑलरेडी बताया पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इनको सब एक्यूमुलेट करके दिल्ली का जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इन तीनों चारों स्टेट को एक साथ जुट के पॉलिसी को लेना होगा विथ डेलिबरेशन इन अ फेडरल डेमोक्रेसी, जबकि चाइना में वैसा नहीं है बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑलरेडी बात किया कि बीजिंग में क्या किया, चाइना ने कम से कम 3,000 से भी ज़्यादा इंडस्ट्री को शिफ्ट कर दिया, अलग लोकेशंस में ले गए, क्योंकि उनके पास वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी थी बिकॉज ऑफ ऑथोरिटेरियन रेजिम, एंड दूसरा इकोनॉमिक सस्टेनेंस की वजह से, जो कि हमारे देश में पॉसिबल नहीं है कि अभी दिल्ली के जो भी एरिया है, दिल्ली के आसपास हो, हरियाणा हो, या फिर हरियाणा के पास जो गुड़गांव है, ये इन सभी एरिया से जो इंडस्ट्री है उसको हम क्विक शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इससे जो हमारी इकोनॉमी है वो टोटर करने लग जाएगी। जो इकोनॉमी है वो आपकी एक बार स्टॉप हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आ जाएगा, उससे पॉलिटिकल एंड सोशल अनरेस्ट बढ़ सकता है। तो वो हम नहीं कर सकते हैं लाइक चाइना। ओके, तो इसीलिए क्या है, हमारे देश में जो होगा ग्रेजुअली ही होगा। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑलरेडी मैंने बताया। देन यूनिक लोकल पोल्यूटेंट्स। तो दिल्ली में क्या है, लोकल पोल्यूटेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, जैसे जो चाइना में एब्सेंट है, जैसे बायोमास को जलाना। बायोमास मतलब कुकिंग के लिए आपके जो भी काऊ डंग हो या फिर लकड़ी हो, ये जलाना, उससे भी जो पोल्यूशन होता है वो चाइना के मामले में वो कम है। दूसरा जो हमारा सीजनल एग्रीकल्चर होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर करती है, इंक्लूडिंग वेस्टर्न यूपी। तो वहाँ जब क्या होता है, खरीफ सीजन मतलब जो आपके समर क्रॉप होता है उसकी कटाई होने के बाद रबी क्रॉप आ जाता है, मतलब ठंडी के सीज़न में जो उगता है, तो उसमें बहुत कम गैप रहता है कि जो आपकी स्टबल रह जाती है, जो कटाई होने के बाद जो अवशेष रह जाता है, उस अवशेष को या फिर उस स्टबल को वो क्विकली बर्न कर देते हैं, ताकि दूसरे सीजन के लिए वो प्लॉइंग और सोइंग कर सके। और वो अभी क्या है, अगर स्टबल को अगर अलग मेथड लगा के, टेक्नोलॉजी लगा के हटाएंगे तो उसमें क्या है, उनको जो कॉस्ट है ज़्यादा पड़ेगा, तो इसीलिए जलाना उनके लिए सही रहता है, तो वो जला देते हैं। ओके, तो अभी जलाना सडनली अगर बंद कर दिया जाए तो उससे क्या होगा, जो रबी सीजन का क्रॉप है वो फेल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। उससे क्या है, मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, उससे क्या है, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम हमारे देश में क्या है, क्विक डिसीजंस को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा रिप्रकशंस हो सकता है, और उतने हम चाइना के बराबर कैपेबल नहीं है। ओके, तो हमें अपने तरीके से जो प्रॉब्लम है उसको टेकल करना ज़रूरी रहेगा। अभी चाइना में देखें तो चाइना जो भी एक्शन लेता है तो उससे हमें पॉजिटिव जो डेटा है वो मिलता है, लेकिन उससे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, पोल्यूशन को क्लीन अप करने के लिए, वो कॉस्ट जो है वो चाइना से हमें डेटा नहीं मिलता है। लेकिन हमारा इंडिया जो है ओपन है डेटा के मामले में, बिकॉज वी आर ट्रांसपेरेंट, बिकॉज वी आर अ लिबरल डेमोक्रेसी। तो इससे हम बाकी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो हाईलाइट होने लगेंगी, जिसको हम नहीं हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर वो दिक्कत हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो अभी ये हो गया इंडिया चाइना का कंपैरिजन इन मैटर्स ऑफ टैकलिंग पोल्यूशन। नेक्स्ट है, अभी पूरा पोल्यूशन का हम थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस जो पोल्यूशन का मामला है, प्री इंडिपेंडेंस रूट इसका है, क्योंकि जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उन्होंने ही, जो एक्सप्लॉयटर्स थे उन्होंने ही इंडस्ट्रियल सेटअप लगाई, कोल मिल्स हो, रेलवे हो, जिससे क्या हुआ, पोल्यूशन बढ़ा, पब्लिक हेल्थ जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है
वो अर्ली फेज में थोड़ा बढ़ा बिकॉज ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो उसके बाद जब धीरे धीरे ग्रो होने लगा, व्हीकल इंक्रीज होने लगी, तो हमारे देश में भी पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो ग्रो करने लगा। और पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम था वो वर्ल्ड वाइड भी कंसर्न में आने लगा। क्यों आने लगा? बिकॉज ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो पोल्यूशन के लिए पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कि एनवायरनमेंट को हम कैसे बचाएंगे, ओवरऑल एनवायरनमेंट को, तो उसके लिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था इन 1972 इन स्वीडन। तो उसने इंडिया को भी इन्फ्लुएंस किया था। और उसी के बाद क्या हुआ, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, 42nd अमेंडमेंट 1976, और आर्टिकल 48A लाया इन पार्ट 4 ऑफ DPSP, ताकि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को भी प्राधान्य दे। फिर आपका जो 51A सब क्लॉज G आया, जिसमें सिटीज़न को ड्यूटी दिया गया कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। उसके बाद डिफरेंट की लॉज लाई गई, जैसे एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1981, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जो एक अम्ब्रेला लॉ है। फिर जुडिशियल एक्सपेंशन देखा गया कि जुडिशरी ने भी राइट बेस्ड अप्रोच को अपनाया। जो राइट टू लाइफ है वो मियर लिविंग नहीं है। राइट टू लाइफ के लिए, जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो कंपोनेंट्स है, लाइक बेटर एयर, बेटर वाटर, उनको लेके भी जजमेंट दिया गया कि हमें बेटर एयर और वाटर मिलनी चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट को बेटर पॉलिसीज फ्रेम करके जो प्रॉब्लम है उसको टेकल करना चाहिए। तो दिल्ली में जब पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ा लेट 1990s में, तो उसके लिए दिल्ली ने भी अपने हिसाब से जो भी व्यवस्था वो ले सकते हैं, जैसे क्लीनर फ्यूल को लिया, उसमें हम CNG को मेंशन कर सकते हैं। व्हीकल पॉलिसी में ऑड एंड इवन नंबर का सिस्टम लाया। फिर मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की जाने लगी। 2010 के बाद अगर देखें तो रैपिड ग्रोथ ऑफ व्हीकल हुआ। कंस्ट्रक्शन का डस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा बिकॉज कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से इकोनॉमी जब बूम कर रहा है, तो उससे क्या है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़, सिटी ग्रोथ, व्हीकल ग्रोथ, ये सभी होंगी, और इससे क्या है, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या है, आपका NCAP प्रोग्राम लाया गया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इन 2009, ताकि हम क्या कर सके, सिटी का जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सके। इसमें जो दिल्ली स्पेसिफिक प्रोग्राम्स है वो ली जाने लगी। की टर्मिनोलॉजीज, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट क्या होता है, पावर जहां सेंट्रलाइज होता है और जहां पे कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं होता है। तो इसीलिए चाइना क्या कर सकती है, रैपिड चेंजेस ला सकती है। डेमोक्रेसी क्या है, जिसमें सिटीजन का पार्टिसिपेशन होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस रहती है, और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ता है फॉर एवरी पॉलिसी मैटर। जबकि मतलब टॉप डाउन पॉलिसी और बॉटम अप दोनों ही हमारे देश में फॉलो होती है, जबकि चाइना में क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच को अपनाया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, जिससे एयर क्वालिटी कितना सही है कितना गलत है वो पता लगाया जा सकता है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है, 2019 में लिया हुआ एक प्रोग्राम है, जिससे एयर जो पोल्यूशन है इन सिटीज़ उसको रिड्यूस किया जाना है बाय 20 to 30%। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, तो ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसी के तहत जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं इन दी एयर सच एज पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड PM10, उसको जो हार्मफुल है हेल्थ के लिए, जो हमारे चेस्ट को, हमारे जो लंग्स है उसको ख़राब कर सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये पार्टिकुलेट मैटर को प्रिवेंट करना है थ्रू नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। फिर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो इमरजेंसी मेजर ली गई है इन दिल्ली। बायोमास बर्निंग ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। इमिशन स्टैंडर्ड क्या है, कि ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना है कि जो व्हीकल है, वो जो इंडस्ट्री है, कितना पोल्यूशन कर सकती है। फिर इसमें लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस अगर देखें तो स्पेशली हमें एनवायरमेंटल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से देखना है, इकोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से देखना है, ना कि सिर्फ इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, जिसमें हम एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड करके एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट देंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक राइट बेस्ड अप्रोच को हमें देखना होगा कि इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्टेड रखना है ताकि लोगों की लाइफ एंड डिग्निटी बची रहे। और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर को ध्यान रखते हुए हमें पॉलिसीज़ को बनानी होंगी, नॉट ओनली फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव। चैलेंजेस क्या क्या है, अभी इम्प्लीमेंटेशन एंड कैपेसिटी में हमने देखा कि लैग है, फ्रेगमेंटेड जुरिस्डिक्शन है बिटवीन दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट म्यूनिसिपल बॉडीज। पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड स्टेक होल्डर रेजिस्टेंस हम इसमें देख सकते हैं। जैसे अगर हमने फार्मर का जो रेसिड्यू बर्निंग को सडनली अगर बंद कर दिया, तो उससे क्या है, फार्मर्स जो है वो आपके प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे। तो पॉलिटिकली क्या किया जा सकता है, उनको मदद किया जा सकता है।
ओके, तो मशीन का एक्सेस दिया जा सकता है, जैसे हैप्पी सीडर जैसे चीज़ों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके साथ क्या है, इंडस्ट्री को भी हम सडनली अगर शट डाउन करते हैं या फिर इमिशन नॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए कहते हैं, तो उससे भी उनका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, तो उनको भी ग्रेजुअली ही शिफ्ट कराना होगा, एज वेल एज गवर्नमेंट को भी टेक्नोलॉजिकल एंड जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो देनी ज़रूरी रहेगी। तो इसमें लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में अगर देखें तो फ्रीक्वेंट कोर्ट ड्रिवन जो एक्शंस ली जाती है, तो कोर्ट क्यों आपका एक्टिव हो जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों आ जाती है एनवायरनमेंट को लेके, क्योंकि उसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर की तरफ से काफ़ी डिले होता है, तो उस डिले को हमें दूर करना ज़रूरी है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कंस्ट्रेंट है, जैसे पब्लिक जो कनेक्टिविटी है, इनसफिशिएंट बसेस है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, इसीलिए ज़्यादा पर्सनल व्हीकल होता है, तो उसको दूर करना है हमें। ऐसा सिस्टम बनाना है, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिससे लोग क्या हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करें और उससे आपकी जो पोल्यूशन है वो काफ़ी कम होगी। और ईवी का जो फैसिलिटीज़ है, चार्जिंग फैसिलिटीज़ हो या फिर इसको प्रमोट करने के लिए टैक्सेशन की जो छूट है वो सभी हम दे सकते हैं। प्लस बेटर डेटा कलेक्शन एंड कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है बिटवीन पॉलिटिशियंस, बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स एंड बिटवीन ऑल दी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पब्लिक। नेक्स्ट इसमें हम इसका मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस देखें तो पोल्यूशन सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, पब्लिक हेल्थ बर्डन आता है, चिल्ड्रन, एल्डरली, आउटडोर वर्कर्स के ऊपर। पोर जो है वो ज़्यादा एक्सपोजर को फेस करते हैं, इससे सोशल इनइक्वालिटी आती है। पॉलिटिकली देखें तो एक फेडरल टेंशन आता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, देन डेमोक्रेटिक कॉन्स्ट्रेंट क्या आता है कि इंडस्ट्री को रीलोकेट करना का जो प्रॉब्लम है, उससे क्या है, एक हम प्रोटेस्ट देख सकते हैं या फिर प्रेशर देख सकते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेगमेंट या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी। लीगली देखें तो हमें जो एआर एक्ट है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उनसे हमें बेटर स्टैंडर्ड को फॉलो करवाना है, कंप्लाई करवाना है इंडस्ट्रीज को। एथिकली देखें जो तो इसमें हमें क्या करना है, इंटर जनरेशनल जो जस्टिस है, इंट्रा जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल जस्टिस, उसको हमें देना ज़रूरी रहेगा कि आज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम एनवायरनमेंट को बर्बाद करते हैं तो फ्यूचर का जो जनरेशन है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसने पॉल्यूट किया है वही पे करे। इंटरनेशनली देखें तो हम डिफरेंट जो आपके चाइना है, यूरोपियन नेशंस है, यूएस है, उन्होंने किस तरीके से डिफरेंट जो प्रॉब्लम है उसको टेकल किया है, उसका बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोनॉमिकली देखें तो अगर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ा तो उससे जब हेल्थ ख़राब होगा, हेल्थ केयर में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो उससे लोगों का जो प्रोडक्टिविटी है वो घटेगा, जो लोगों की लाइफ है वो ख़राब होंगी। तो इसीलिए हम कर क्या सकते हैं, ग्रीन ट्रांजिशन कर सकते हैं, उससे इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और ग्रीन ट्रांजिशन भी होगा। अगर आप खुद से एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे वो इसमें बताया गया है, एज वेल एज सिलेबस का कौन सा पार्ट से लिंक है वो भी दिखाया गया है। तो क्या करना है, वे फॉरवर्ड में इंडिजेनियस ट्रांजिशन हमें लेना है, जैसे आपके सब्सिडाइज करना है, गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी है ताकि ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपना सके जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है। मैक्रो जो बड़े एंटरप्राइजेस है वो तो खुद से सकेंगे ही। ओके, फिर जो एयर शेड मैनेजमेंट आपकी अथॉरिटी होती है, जैसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इनको और एम्पावर करना होगा ताकि वो उन्हें इंडिपेंडेंट फंडिंग मिले और वो प्यूनिटिव एक्शन ले सके जो भी इंडस्ट्री कंप्लाई नहीं कर रही है। फिर स्टबल का जो सोल्यूशन है, खेत जलाने का जो मतलब जो स्टबल जलाने का सोल्यूशन है, उसका क्या सोल्यूशन रहेगा, इकोनॉमिक एक मार्केट बना देना चाहिए कि क्रॉप रेसिड्यू को अगर काट के मार्केट में बेचते हैं फॉर बायोफ्यूल्स एंड पैकिंग, तो उसके लिए फार्मर्स को पैसे मिलेंगे, तो इससे फार्मर क्या होंगे, एनकरेज होंगे, बर्निंग की बजाय काट के उससे भी उनको एक इनकम जनरेट होगा। फिजिकल इनोवेशन में हम क्या कर सकते हैं, पैसे मोबिलाइज करने के लिए फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर बेटर ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन बॉन्ड और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इमिशन स्टैंडर्ड को बना सकते हैं, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10 के लिए, जो थर्मल पावर प्लांट है कि उनको एक स्टैंडर्ड सेट कर देना होगा कि उससे ज़्यादा वो पॉल्यूट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, वो बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, प्लस अभी ध्यान रखिएगा कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल से
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एयर पोल्यूशन के बारे में यहाँ पूछा गया है, क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न के बारे में पूछा गया है, देन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में आप इसमें देख सकते हैं पूछा गया है, फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को लिंक करके एयर पोल्यूशन को पूछा गया है। तो इस तरीके से हमें क्या है डिफरेंट चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना ज़रूरी रहेगा। प्रीलिम्स में आप देखिए तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10 के बारे में पूछा जा चुका है, बेंजीन जो पोल्यूशन है उसके बारे में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है अबाउट एमजी एनरेगास नीड अ कोर्स करेक्शन। तो जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जो राइट टू वर्क को प्रोवाइड करता है, तो ये क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। तो एक्ट क्या कर रहा है, हमें लीगल राइट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमें क्या करता है, लीगल जो हमारा राइट है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो एमजी एनरेगा नीड्स अ कोर्स करेक्शन। तो इसमें क्या कोर्स करेक्शन करनी है, तो अभी ध्यान रखिएगा एमजी एनरेगा के आने के बाद तो अभी इसमें 100 दिन की जो आपकी गारंटीड वर्क है वो दी जाती है, और ये एक डिमांड ड्रिवन पॉलिसी है कि जब भी वर्कर खाली बैठेंगे तो जब भी वो वर्क को डिमांड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो एडमिनिस्ट्रेशन को काम देना ज़रूरी रहेगा 100 दिन का। तो अभी उससे क्या है, तो जब आपका क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय है एमजी एनरेगा के तहत एनरोल होते हैं और उनको काम मिलता है, तो उससे क्या होता है, आपकी जो फार्म में जो लेबर चाहिए, फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर में जो लेबर चाहिए उसकी कमी हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है। और इससे क्या होता है, हमारे जो एग्रीकल्चरलिस्ट है जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, उनको एग्रीकल्चर करने के लिए जो लेबर चाहिए वो सस्ते दामों में नहीं मिल पाते हैं। और इससे क्या होता है, उनका जो इनपुट कॉस्ट होता है, उनको लेबर हायर करना पड़ता है बाहर से या फिर उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, लेबर कॉस्ट बढ़ती है। और जो ऐसे भी एग्रीकल्चर जो है लेस प्रॉफिटेबल है तो उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है और घट जाता है। और इससे क्या है, जो एग्रीकल्चर करते हैं वो डिस्करेज होते हैं। अगर वो डिस्करेज होते हैं, अगर खेती को कम करते हैं, तो उससे क्या है, मार्केट में सप्लाई और जो प्राइस का प्रॉब्लम है वो हम इसमें देख सकते हैं। तो इसीलिए इसमें करना क्या है कि जो आपके पीक सीजन है, फार्मिंग का पीक सीजन है, उसमें ऐसा करना है कि एक आपका पॉज रहेगा एमजी एनरेगा में, और उसी पॉज को देने के लिए आपका बीबी ग्राम्स बिल करके एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बीबी ग्राम्स क्या है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ये इसमें देखिएगा कि ये प्रपोज्ड लेजिस्लेटिव बिल जिसको 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका इंटेंशन ये है कि ये मॉडिफाई करेगा एंड रिप्लेस करेगा द एग्जिस्टिंग एमजी एनरेगा फ्रेमवर्क को, ताकि क्या किया जा सके, आपकी जो पिक एग्रीकल्चरल सीजन होती है जहाँ पे आपकी क्या होती है, आपकी शोइंग होती है और हार्वेस्टिंग होती है, मतलब खेत को लगाना और उस कटाई करना, तो उस सीज़न में सबसे ज़्यादा लेबर चाहिए। तो उस समय में एमजी एनरेगा पोज हो जाएगा, और तब क्या होंगे, जो आपके लेबर जो फ्री हो जाएंगे एमजी एनरेगा से, वो आपके खेत में काम कर सकेंगे। तो खेत में जो सप्लाई चाहिए ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स का वो मिल पाएगा। तो उसी के लिए क्या है, ये आपका बीबी ग्राम बिल जो है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसको लाया गया है। तो अभी क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, या फिर एमजी एनरेगा पे क्या, एमजी एनरेगा को लेके क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा कोई भी लॉ जो आता है या फिर कोई पॉलिसी आती है, उसका पॉजिटिव के साथ उसका नेगेटिव भी आपको देखना ज़रूरी है एज ए पोटेंशियल सिविल सर्वेंट कैंडिडेट। और उस जो नेगेटिविटी है उसके लिए हम क्या ठीक कर सकते हैं वो देखना ज़रूरी है। तो अभी इसमें क्या है, कोर थेसिस क्यों लाया गया बिल को, क्योंकि लेबर मार्केट में डिस्टॉर्शन होता है। तो अभी जो ये चेंज ला दिया जाएगा भाया दिस बीबी ग्राम्स बिल, तो इससे क्या होगा, विन विन सिचुएशन रहेगा कि एमजी एनरेगा के तहत भी जब आपकी लीन सीजन रहेगी, जब कोई काम नहीं रहेगा एग्रीकल्चरल फील्ड में, जब खेत ग्रो करेगी, तो उस समय एमजी एनरेगा में चले जाएंगे, फिर कटाई का समय होगा तो फिर से एमजी एनरेगा को पोज कर दिया जाएगा। और इससे क्या है, एक फिस्कल प्रूडेंस भी रहेगा कि स्टेट के ऊपर जो ओवर बर्डन होता है ऑफ दिस वेज पेमेंट वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। और इससे क्या है, सिक्योरिटी जो है वो इन्हेंस हो जाएगी, स्पेशली फूड सिक्योरिटी जो है वो इन्हेंस हो जाएंगी।
ओके तो अभी लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, अभी ये पोस्ट का जो एक मामला है इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी दिया गया है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, जो काफ़ी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर करती है, तो उसमें उन लोगों को जो लेबर है कम चाहिए, तो उस समय जो पोज है, तो हरियाणा पंजाब जैसे स्टेट में अगर लगता है तो जो स्पेयर रहेंगे, जो वर्कर रहेंगे जो स्पेयर हो जाएंगे, उनको क्या किया जाएगा, फिर कैसे काम में लगाया जाएगा, तो ये एक इसका कंसर्न रहेगा। ओके बाकी थोड़ा बहुत हम आगे इसको देखते हैं। तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर देखें तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में तो जब भी क्या होता था, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती थी या फिर वर्क नहीं रहता था, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती थी, रिलीफ वर्क को दिलाती थी, फेमाइन के लिए हो या फिर आपके पब्लिक वर्क्स कराती थी, जैसे सड़कें बनाना हो, और एंशिएंट समय पे देखें तो आपके कोई पब्लिक स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो लोगों से बनाया जाता था, जो लोग स्पेयर रहते थे, अनएम्प्लॉयड रहते थे, उससे क्या होता था, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती थी और एक एसेट भी क्रिएट हो जाता था। पोस्ट इंडिपेंडेंस एवोल्यूशन देखे तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया, ठीक है, फिर 70 से 80s के बीच में डिफरेंट शॉर्ट ऑफ आपकी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लाई गई, स्कीम था और एक्ट नहीं था, मतलब ये लीगल राइट नहीं था। फिर इसको राइट बेस्ड कब बना दिया गया, 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत, तो ये एक लीगल राइट बन गया। जिस तरीके से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो फूड सिक्योरिटी को क्या करता है, एक लीगल राइट की तरह हमें प्रोवाइड करता है, और ये जो भी लीगल राइट्स दिए जाते हैं ना, ये आर्टिकल 21 के साथ अलाइंड होते हैं, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी के साथ। जैसे राइट टू लाइफ के लिए क्या चाहिएगा, राइट टू वर्क चाहिएगा, राइट टू फूड चाहिएगा, तो अभी फूड सिक्योरिटी एक्ट उस राइट को एंश्योर करता है, राइट टू वर्क आर्टिकल 21 को एंश्योर करता है। ओके तो एक्सपेंशन एंड डीपेनिंग, अब धीरे धीरे क्या हुआ, यही एमजीएनरेगा जो है डीपेंड करने लगा, और बाद में प्रॉब्लम क्या आने लगी, एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस आने लगा, लो फार्म प्रॉफिटेबिलिटी होने लगी, क्योंकि राइजिंग हो गया इनपुट कॉस्ट का। क्यों इनपुट कॉस्ट राइज हो गया, क्योंकि अभी जो वर्कर्स थे पहले खाली बैठे थे, अभी उनको एमजीएनरेगा के तहत गारंटेड वर्क मिलता है, तो इसीलिए क्या है, रूरल लेबर मार्केट में चेंजेस आने लगी। प्लस ये भी एक होने लगा कि आपका जो खेती बाड़ी में जो लेबर की कमी होने लगी, इसका रीज़न एक ये भी है कि जो शहर है उसमें ज़्यादा माइग्रेशन होने लगे, क्योंकि शहर में 1991 के बाद बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बनने लगी। ओके प्लस एक प्रॉब्लम ये भी है कि खेत में भी प्रॉब्लम है, क्लाइमेट वॉलेटिलिटी की वजह से जो खेत खलियान है उसमें भी काम कभी कभी कम हो जाता है। समझ लीजिए कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो उसमें खेती एक समय के लिए स्टॉप हो जाता है, तो उस समय जो एमजीएनरेगा है वो लोगों को सहूलियत देती है, ताकि इरिगेशन फैसिलिटी, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह वगैरह का जो सिस्टम है वो बनाया जा सके फॉर बेटर एग्रीकल्चर। तो इसीलिए एमजीएनरेगा में जो भी चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है, ये एक बैलेंस के लिए ही लाने की कोशिश की जा रही है। ओके तो इसको ध्यान रखिएगा। तो बाकी इसमें जो भी और आर्टिकल है इनको आप एक बार अपनी ओर से देख लीजिएगा। अभी जैसे इस आर्टिकल को मैंने समझाया उसी तरीके से बाकी आर्टिकल भी आप समझ सकेंगे, क्योंकि 2 आर्टिकल समझाने में हमें लगभग 30 मिनट का समय लग जाता है, तो इसीलिए बहुत समय बीत जाएगा। तो इसीलिए बाकी आर्टिकल आप देख लीजिएगा। अगर कोई आपको डाउट रहता है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आती है, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।